जरा स्क्रीन पर इस डॉक्यूमेंट को देखिए। यह CIA के आर्काइव से निकाली गई एक डीक्लासिफाइड रिपोर्ट है और अगर आप इसके पेज नंबर 4 पर जाएं तो आपको ये लाइन दिखेगी, बजट ऑथोराइज्ड $1 मिलियन। ये कोई रिलीफ फंड या कंस्ट्रक्शन का बजट नहीं था, ये बकायदा एक इनवॉइस था, एक इंडिपेंडेंट देश की चुनी हुई सरकार को रातों रात गिराने का। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी देश का तख्ता पलट करने के लिए मिलिट्री चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, लेकिन अगस्त 1953 में ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाशिंगटन ने वहां कोई फौज नहीं भेजी, उन्होंने सिर्फ एक आदमी को भेजा, कर्मिट रूजवेल्ट, एक फेक पासपोर्ट और लोकल करेंसी से भरा $10 लाख का एक सूटकेस लेकर, क्योंकि उन्होंने ईरान को हथियारों से नहीं बल्कि उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को खरीद कर हैक किया था। अब जरा इस मैप को देखिए। आज अगर आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो ईरान की इमेज कैसी है? एक कट्टर एंटी वेस्टर्न स्टेट जिस पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हैं और हम बस ये मानकर चलते हैं कि ये देश हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन अगर हम डेटा को ट्रैक करें और इस टाइमलाइन को खींचकर ठीक उस महीने में ले जाएं जब ये CIA ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, अगस्त 1953, तो डेटा एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। 1950 में ईरान मिडिल ईस्ट की एक बहुत प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी था। वहाँ इलेक्शंस होते थे और वहाँ की पब्लिक अमेरिका से नफरत नहीं करती थी, वो उन्हें अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानती थी। तो फिर एक सेक्युलर प्रो वेस्टर्न डेमोक्रेसी आज की इस ग्लोबल थ्रेट में कैसे बदल गई? इसे समझने के लिए हमें न्यूज़ डिबेट्स और पॉलिटिकल बयानों को इग्नोर करना होगा और सीधे इस ऑपरेशन के लॉजिस्टिक को ट्रैक करना होगा। और इस पूरी चेन की शुरुआत होती है यहाँ से, ईरान के तेल पर एक ब्रिटिश कंपनी की ग्लोबल मोनोपोली से। इस पूरे ऑपरेशन के खेल को समझने के लिए सबसे पहले आपको असली लीवर को देखना होगा। मैप पर इस पॉइंट को देखिए, यह है आबादान रिफाइनरी। 1950 के दौर में यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी। अब यहाँ का सीधा सा फंडा समझिए, जमीन के नीचे का तेल तो ईरान का था, लेकिन जमीन के ऊपर की इस पूरी रिफाइनिंग मशीनरी और डिस्ट्रीब्यूशन पर एक ब्रिटिश कंपनी का कब्जा था। जब ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादिक ने इस पूरे सिस्टम को नेशनलाइज करने और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का फैसला किया, तो यूके ने कोई खुली मिलिट्री जंग शुरू नहीं की, वो कर भी नहीं सकते थे। इसकी जगह यह पूरा मामला वॉशिंगटन में CIA को सौंप दिया गया और ठीक यहीं से यह सीक्रेट ब्लैक बॉक्स खुलता है। CIA ने इस पूरे अंडरकवर प्रोजेक्ट को कोड नेम दिया ऑपरेशन आयाक्स। जो आदमी इसे ग्राउंड पर लीड कर रहा था वो वही कर्मिट रूजवेल्ट था, जो तेहरान के एक शांत से मोहल्ले में बने इस सीक्रेट सेफ हाउस से सब ऑपरेट कर रहा था। अब इस डीक्लासिफाइड बजट शीट को देखिए। CIA ने इस काम के लिए करीब $10 लाख का फंड पास किया था। लेकिन यहाँ असली लॉजिस्टिक का सिरदर्द समझिए। इतने सारे कैश को आप बिना किसी की नजरों में आए एक दूसरे देश की लोकल करेंसी में कैसे बदलोगे और कैसे बांटोगे? बैंक ट्रांसफर तो भूल ही जाओ, वो बहुत ही पेचीदा था। यहाँ आपको चाहिए था एक ह्यूमन पाइपलाइन, और यही एंट्री होती है इन 3 भाइयों की, रशीदैन ब्रदर्स। ये तेहरान के बेहद अमीर लोकल फिक्सर थे जिनकी वफादारी पीढ़ियों से ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई थी। रूजवेल्ट का नेटवर्क सूटकेस में भर भर कर ईरानी करेंसी के नए नोट इन रशीदैन भाइयों के सेफ हाउस तक पहुंचाता था। फिर ये भाई उस कैश को छोटे छोटे बिना किसी निशान वाले सफेद लिफाफों में बांटते थे। पर ट्विस्ट ये है कि इस पैसे का इस्तेमाल कोई हथियार खरीदने या बागी फौज को तैयार करने के लिए नहीं किया गया। इसका इस्तेमाल कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक चीज के लिए था, पूरे इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम को खरीदने के लिए। अगर आप इन डीक्लासिफाइड फाइल्स में मनी ट्रेल को फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि CIA ने रशीदैन नेटवर्क के जरिए तेहरान के लोकल जर्नलिस्ट, कार्टूनिस्ट और चीफ एडिटर्स को वीकली सैलरी पर रख लिया था। कुछ ही हफ्तों के अंदर तेहरान के करीब 80% डेली न्यूज़पेपर्स पर CIA का सीधा कंट्रोल हो चुका था। इन्होंने फेक न्यूज़ की एक पूरी असेंबली लाइन खोल दी थी। मुसादिक के खिलाफ जितने भी आर्टिकल्स छपते थे उन्हें वॉशिंगटन में बैठे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक्सपर्ट्स ड्राफ्ट करते थे। वहां से उन्हें मिलिट्री टेलीग्राफ के जरिए तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी भेजा जाता, पर्शियन में ट्रांसलेट किया जाता और सीधे बिके हुए एडिटर्स के हाथों में थमा दिया जाता। सड़कों पर सरकार बदलने से पहले उन्होंने लोगों के सामने उनके सच की पूरी परिभाषा ही बदल दी, और जब ये मीडिया पाइपलाइन पूरी तरह से सेट हो गई तब वो तैयार थे इस पूरे खेल के सबसे हिंसक फेज को ट्रिगर करने के लिए। अब जरा देखिए कि ये मीडिया मोनोपोली ग्राउंड पर काम कैसे कर रही थी।
इन्होंने सिर्फ निगेटिव खबरें नहीं छापी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के अपने पर्सनल ब्रांड को ही उनके खिलाफ मोड़ दिया। मुसादिक का एक बड़ा अनोखा स्टाइल था। वो काफी बुजुर्ग थे, थोड़े कमजोर थे और अक्सर बड़ी बड़ी कैबिनेट मीटिंग्स या विदेशी एम्बेसडर से अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सिल्क का पजामा पहनकर मिलते थे। वो ये जानबूझकर करते थे ताकि दुनिया के सामने एक मासूम छोटे से देश की इमेज बने जिसे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स डरा धमका रही थी। लेकिन CIA के मास्टरमाइंड्स ने इसी विजुअल्स को उठाया और बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने कार्टूनिस्टों को पैसे दिए ताकि अखबारों में ऐसे स्केच छपे जिनमें उनके पजामा पहनने को उनके पागलपन, दिमागी कमजोरी और मेडिकली अनफिट होने का सबूत बताया गया। उनका जो सबसे बड़ा PR हथियार था वो रातों रात एक पॉलिटिकल लायबिलिटी बन गया। लेकिन इसके बाद आता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का मास्टर क्लास। CIA सिर्फ अखबारों में कहानियां नहीं छपवा रही थी, उन्होंने सड़कों पर नकली कम्युनिस्ट दंगे करवाने के लिए बाकायदा थिएटर एक्टर्स और गुंडे हायर किए। इसी डिक्लासिफाइड फाइल में साफ लिखा है CIA ने लोकल अंडरवर्ल्ड के लोगों को पैसे दिए ताकि वो तुदे पार्टी यानी ईरान की कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठा ले। ये भाड़े के दंगाई तेहरान के मेन बाजारों में निकले, मस्जिदों पर पथराव किया, आम दुकानें लूटी और शाह के पिता के स्टेचूज गिरा दिए और साथ में नारे लगा रहे थे सोवियत यूनियन के। अब इमेजिन करो एक आम दुकानदार जो अपनी दुकान के बाहर खड़ा है, ये सब देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उसे लगा कि देश को कम्युनिस्टों ने टेक ओवर कर लिया है। और ठीक यही CIA का सबसे बड़ा जाल था। मुसादिक की पूरी पॉलिटिकल पावर एक नाजुक बैलेंस पर टिकी थी। एक तरफ से ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जिन्हें वहां बाजारी कहा जाता था और दूसरी तरफ से बड़े इस्लामिक धर्मगुरु। सड़कों पर ये नकली कम्युनिस्ट खतरा दिखाकर CIA ने मुसादिक के अपने ही पार्टनर्स के पैरों तले जमीन खिसका दी। जो बेहद धार्मिक मिडिल क्लास थी वो ये सारा ड्रामा देखकर डर गई। उन्होंने सोचा कि अगर मुसादिक अपनी कुर्सी पर रहा तो ये नास्तिक कम्युनिस्ट हमारे मजहब और हमारे देश को तबाह कर देंगे। इसी मैन्युफैक्चर्ड फियर की वजह से मुसादिक का अपना ही कुनबा उनके खिलाफ हो गया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का काम पूरा हो चुका था। तेहरान पूरी तरह पैरालाइज था, डरा हुआ था और आपस में टूट चुका था। और ठीक इसी मोमेंट पर कर्मिट रूजवेल्ट ने इस पूरे ऑपरेशन के आखिरी और सबसे हिंसक फेज का ट्रिगर दबा दिया। 15 अगस्त ऑपरेशन शुरू होता है और प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। मुसादिक को किसी तरह पहले ही भनक लग जाती है। जो बागी मिलिट्री यूनिट्स उन्हें अरेस्ट करने भेजी गई थी उन्हें वहीं घेर कर सरेंडर करवा दिया जाता है। शाह पूरी तरह पैनिक में आकर रातों रात देश छोड़कर भाग जाता है। उधर वॉशिंगटन में बैठे CIA के टॉप बॉस भी घबरा जाते हैं। वो तुरंत रूजवेल्ट के बेसमेंट सेफ हाउस में एक इंस्क्रिप्टेड टेलीग्राम भेजते हैं। उसमें साफ लिखा था, मिशन को यहीं रोको और तुरंत ईरान से बाहर निकलो। रूजवेल्ट उस मैसेज को पढ़ता है और वो उसे सीधे इग्नोर करने का फैसला करता है। रूजवेल्ट को पता है कि उसके पास सिर्फ 48 घंटे का एक बहुत छोटा सा विंडो है। इससे पहले कि उसका पूरा सेफ हाउस नेटवर्क एक्सपोज हो जाए वो वापस कैश से भरे उस सूटकेस के पास जाता है, पॉलिटिशियंस को साइड करता है और अपने सबसे आखिरी और खतरनाक स्ट्रीट लेवल एसेट को एक्टिवेट करता है। जरा इन दो चेहरों को देखिए। यह है शाबान जाफरी, एक भारी भरकम ट्रेडिशनल पहलवान जिसका निकनेम था द ब्रेनलेस। तेहरान की सड़कों पर जो भी गुंडागर्दी होती थी वो इसी के इशारे पर होती थी। और ये है मलके एतजादी, शहर के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की एक बड़ी अंडरवर्ल्ड प्लेयर। इन्हें कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, इन्हें मतलब था तो सिर्फ कैश से। रूजवेल्ट का नेटवर्क इन पर पैसों की बारिश कर देता है ताकि ये सड़कों पर एक बहुत बड़ा और हिंसक काउंटर प्रोटेस्ट खड़ा कर सके। 19 अगस्त पूरा तेहरान एक कुरुक्षेत्र बन जाता है। एक तरफ वो नकली कम्युनिस्ट दुकानें तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से भाड़े के पहलवान आकर इन्हें सरेआम पीट रहे हैं। अब जो देश की असली मिलिट्री कमांड थी उसे लगता है कि ये सब सच में हो रहा है। उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो चुका है और देश कम्युनिस्टों के हाथ में जा रहा है। तो स्थिति को संभालने के लिए असली आर्मी अपनी टैंक लेकर सड़कों पर उतर जाती है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए कि वो टैंक जा कहाँ रहे हैं। वो सीधे जाते हैं मुसादिक के घर के बाहर। उनके पर्सनल गार्ड्स के साथ एक भयानक गोलीबारी होती है। मिलिट्री घर के गेट उड़ा देती है और मुसादिक उनके अपने ही घर में अरेस्ट कर लिया जाता है। ये पूरा डार्क गेम सच में काम कर गया था। कागज पर यह ऑपरेशन एक परफेक्ट टैक्टिकल विन था। वेस्ट को तेल मिल गया, शाह को गद्दी मिल गई और CIA का टोटल खर्चा सिर्फ $10 लाख। शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिक्स का एक मास्टर क्लास। लेकिन इस शॉर्ट टर्म इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट था। जब आप किसी देश के मॉडरेट और सेक्युलर नेताओं को जबरदस्ती रास्ते से हटा देते हो तो आप अपोजिशन को खत्म नहीं करते, आप बस उसे रेडिकलाइज कर देते हो। मुसादिक को हटाकर वेस्ट ने पॉलिटिक्स की टेबल ही तोड़ दी। लोगों के पास से एक पढ़ा लिखा मॉडरेट ऑप्शन छीन लिया गया। नतीजा, वो सारा गुस्सा अंडरग्राउंड चला गया, मस्जिदों के अंदर, उन कट्टरपंथियों के हाथ में जो कभी किसी वेस्टर्न सुपर पावर के साथ टेबल पर बैठकर नेगोशिएट नहीं करेंगे।